अध्याय 371 लोगों का दम मत घुटो। झोउ लैनफेंग ने शेन जियानहुआ को लगातार शेन मियामियान की प्लेट में अंडे डालते हुए देखा और अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने जल्दी से पकवान उठाया और बची हुई सब्जियां झोउ सियू और शेन जियानहुआ की प्लेटों में डाल दीं। अंत में थोड़ा सा टुकड़ा बच गया, जिसे उसने अपने कटोरे में डाल लिया। आप क्या कर रहे हो? शेन जियानहुआ का चेहरा काला पड़ गया। उसने सोचा कि उसकी पत्नी बदल गई है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह अभी भी पहले जैसी ही थी। उनकी बेटी बड़ी हो रही थी, और अगर यह जारी रहा तो क्या वह अपनी मां से और भी अधिक नफरत नहीं करेगी? वह भविष्य में अपनी पत्नी के साथ कैसे दयालु व्यवहार कर सकता है? इस उम्र में उसे अभी भी इसका पता नहीं चला था। उसके कटोरे में चावल नहीं बचा है। उसे सब्जियों की आवश्यकता क्यों होगी? अगर वह चावल के बिना केवल सब्जियां खाती रहेगी, तो एक चिकन अकेले उसके लिए पर्याप्त नहीं होगा। आप और सियू हाल ही में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आपको और खाना चाहिए। झोउ लैनफेंग ने आत्मविश्वास के साथ बात की, बिल्कुल भी दोषी महसूस नहीं किया। वह कमबख्त लड़की, उसे ये भी नहीं पता था कि वह हर दिन क्या खा रही है। वह दिन प्रतिदिन लंबी होती जा रही थी। केवल आधे साल में वह लगभग सियू की ऊंचाई तक पहुंच गई थी। अगर वह इसी तरह खाती रही, तो सियू उसके जितना लंबा नहीं होगा। शेन जियानहुआ ने अपनी पत्नी को डांटने का इरादा किया था, लेकिन ये देखकर कि उसकी पत्नी के पास खाने के लिए भी पर्याप्त नहीं था, उसने अपनी जीभ की नोक पर जो शब्द तैयार किए थे, वे अंततः अनकहे रह गए। उसने अपनी चॉपस्टिक उठाई और अपने कटोरे से अंडे शेन मियामियान के कटोरे में डालना शुरू कर दिया। चलो मियां मियां, पिताजी के कटोरे में जो है वह खाओ। पिताजी, मेरा पेट भर गया है, शेन मियामियान ने अपना कटोरा लेकर खड़े होते हुए कहा। आप बाहर कड़ी मेहनत करते हैं, आपको वास्तव में अधिक खाना चाहिए। इतना कहकर वह मुड़ी और रसोई में चली गई। शेन जियानहुआ ने आह भरी। वह क्या कह सकता था? उसकी पत्नी को दोष दें, लेकिन उसके पास खुद खाने के लिए पर्याप्त नहीं था। अंततः ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वे गरीब थे। उसे और अधिक मेहनत करने और अधिक पैसा कमाने की जरूरत थी। झोउ लैनफेंग को भी एहसास हुआ कि शेन जियानहुआ नाखुश था। इसलिए भोजन खत्म करने के बाद उसने शेन मियामियान को बर्तन धोने के लिए नहीं कहा। इसके बजाय उसने खुद ही रसोई की सफाई की और दोनों बच्चों के स्कूल जाने के बाद वह शेन जियानहुआ की मदद करने गई। उसने जमीन से मुट्ठी भर कीलें उठाईं और उन्हें शेन जियानहुआ को सौंप दिया। कुछ और कीलें, वह मजबूत है, सुरक्षा के लिए और कीलें। शेन जियानहुआ चिंतित थे। इतने गर्म मौसम में इसे इतनी कसकर बांधना, किसी का दम मत घोंट देना, इससे उसका दम नहीं घुटेगा। सुबह गर्मी नहीं है, मैं 9 बजे तक दरवाज़ा खोल दूंगा। पूरे दिन कौन उसका दम घोंट सकता है? उद्धरण चिन्ह। फिर शेन जियानहुआ ने झिझकते हुए फिर एक और कील उठाई। फिर मैं कुछ और कीलें ठोकूंगा। उद्धरण चिन्ह। एक और तख्ती भी जोड़ दो। झोउ लैनफेंग की इच्छा थी कि वह इसे इतनी मजबूती से कील लगा सके कि एक मच्छर भी इसमें प्रवेश न कर सके। यदि संभव हो तो वह एक तहखाना खोदना और किसी को वहां रखना पसंद करती। इस तरह अब कोई भी स्कूल के लिए सियू से प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा। ये खत्म होने के बाद मियामियान आपसे और भी अधिक नफरत कर सकती है। भविष्य में उसके साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार करें। धीरे धीरे आगे बढ़ें, वह आपको माफ कर देगी। आखिरकार वह सिर्फ एक लड़की है। चाहे वह अपनी मां से कितनी भी नफरत करे, वह आसमान नहीं पलट सकती। उसे अभी भी अपने माता पिता पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए शेन जियानहुआ का मानना है कि अगर झोउ लैनफेंग बदलने को तैयार है,
तो शेन मियामियान उसे माफ कर देगा। समय के साथ जब वह बड़ी हो जाएगी और खुद माता पिता बन जाएगी, तो उसे समझ आएगा कि उन्होंने यह उसकी भलाई के लिए किया है। मैं समझ गया। चिंता मत करो, जब तक ये खत्म हो जाएगा, मैं अब से उसके साथ एक जीवित बोधिसत्व की तरह व्यवहार करूंगा। झोउ लैनफेंग सभी सही बातें कहने में अच्छा था। वैसे भी काम पूरा करने से पहले शेन जियानहुआ जो चाहे कह सकता था और वह इसका खंडन नहीं करेगी। मिडिल स्कूल की परीक्षा समाप्त होने के बाद वह उस जंगली बच्चे को अब टोकरियां बुनने नहीं देती थी। वह उसे आंखों की किरकिरी होने से बचाने के लिए सीधे सिलाई सीखने के लिए भेज देती थी। अपनी पत्नी के स्वभाव को अच्छी तरह से जानने के बाद शेन जियानहुआ को ये भी पता था कि सहमति के शब्दों के बावजूद उसने उन्हें दिल पर नहीं लिया। हालांकि जिस तरह से चीजें सामने आईं, उसके अलावा ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मियामियान ने अपनी पढ़ाई में जितना बेहतर प्रदर्शन किया, उसे हाई स्कूल में जाने से रोकना उतना ही जरूरी हो गया। अगर वह शहर चली गई और धीरे धीरे बेकाबू हो गई, तो वे वास्तव में उसे अब और नियंत्रण में नहीं रख पाएंगे। अध्याय 372 चलने में थोड़ा लंगड़ाना शेन मियामियान को बड़ा करने और उसे स्कूल भेजने के बाद झोउ लानफेंग कभी कभार उसे मारता और डांटता था। शेन जियानहुआ का मानना था कि वह उसके साथ बहुत बुरा नहीं था। कौन से माता पिता अपने बच्चों को नहीं मारते और डांटते नहीं? गांव में कितने बच्चों को उसके जितनी शिक्षा प्राप्त थी, इसलिए वास्तव में उन पर शेन मियामियान का कोई एहसान नहीं था। वह इस बार सिर्फ स्वार्थी हो सकता है और बाद में इसकी भरपाई कर सकता है। शेन जियानहुआ ने इस तरह सोचा और उसके दिल में अपराध बोध कुछ हद तक कम हो गया। दूसरी ओर झोउ लैनफेंग को किसी भी तरह का अपराध बोध महसूस नहीं हुआ। अगर यह उसके वश में होता, तो वह उस लाचार लड़की को स्कूल में पैर रखने की अनुमति नहीं देती। एक मोहक आत्मा का नाजायज कॉलेज जाने के बारे में सोच रहा हूँ। वह भ्रमित है। बस रुको, अगले साल वह उस लड़की की शादी के लिए कोई ढूंढ लेगी। और जहाँ तक दामाद लाने की बात है, तो इसके बारे में सोचो भी मत। उनका और उनके पति का पारिवारिक व्यवसाय सीयू को चला जाएगा और छोटे कमीने को एक पैसा भी नहीं मिलेगा। ये सोचते हुए उसने शेन जियानहुआ को कुछ और कीलें दीं, कुछ और कीलें, ताकि वह बड़ा उपद्रव न करे और लोगों को आकर्षित न करे। जब झोउ लैनफेंग शेन जियानहुआ को खिड़कियां ठीक करने का निर्देश देने में व्यस्त था, शेन मियामियान अभी अभी लू सियुआन की बाइक पर बैठा था। ये देखकर कि उसने कितनी कुशलता से अपनी सीट पीछे की ओर ली है, और फिर उस दृश्य को याद करते हुए जब उसने पहली बार पिछले साल उसे सवारी दी थी। लू सियुआन का मतलबी व्यंग्य सामने आया। आपके पैर थोड़े बड़े हो गए हैं, इसलिए आप बाइक पर चढ़ने में अधिक चुस्त हैं। मुझे याद है पहले आपको बाइक पर चढ़ने के लिए कई बार कूदना पड़ता था। शेन मियामियान ने अपनी आंखें घुमाईं। वह कभी भी इतनी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं थी। बाइक पर चढ़ने के लिए उसे बस साइड में किसी चीज पर पैर रखने की जरूरत थी, ये जानते हुए कि वह सिर्फ मनोरंजन के लिए उसका मजाक उड़ाना चाहता था। वह उससे बहस करने की जहमत नहीं उठा सकती थी। कल से तुम खुद ही स्कूल जाओगी, मेरा इंतजार मत करो। मेरे पिताजी वापस आ गए हैं और वह मुझे स्कूल ले जाएंगे, उसने कहा। क्या आपके पिताजी ने गलत दवा ली? लू सियुआन उपहास का विरोध नहीं कर सका। अनिवार्य शिक्षा के 9 साल 2 दिनों में समाप्त होने वाले हैं, और अब उसे तुम्हें लेने और स्कूल छोड़ने की याद आई है? उद्धरण चिन्ह। अगर वह मुझे हर दिन स्कूल ले जाता, तो ट्यूशन से पैसा कौन कमाता? इस बिंदु पर शेन मियामियान ने शेन जियानहुआ को दोष नहीं दिया। परिवार को खाने की जरूरत थी और वे उस पर निर्भर थे। उसके लिए पैसा कमाना कठिन था।
आइए स्कूल जाने के बारे में बात न करें, लेकिन आम तौर पर वह आपके लिए उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, वह एक योग्य पिता नहीं है। अगर मैं तुम होते तो मैं उसे अपने साथ लेने नहीं देता। बस उसे दिखाओ कि उसके बिना तुम अभी भी स्कूल जा सकते हो और कॉलेज में भी जा सकते हो। ऐसा क्यों लगता है कि आप मुझसे संबंधित व्यक्ति से अधिक परेशान हैं? शेन मियामियान खुश थी कि वह उसके सामने नहीं खड़ी थी, अन्यथा उसका थूक उसके चेहरे पर लग जाएगा। क्या आपके पास कोई विवेक नहीं है? लू सियुआन अप्रसन्न होकर बोला, मैं तुम्हें न्याय दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बूढ़ी औरत की तरह परेशान करना बंद करो। याद रखना कि कल मुझे मत लेना। परीक्षा के बाद हम शहर में अपनी दुकान खोलेंगे और चलाएंगे। जैसे ही उसने ये कहा, शेन मियामियान ने अचानक कुछ सोचा और पूछा, क्या आपको कोई उपयुक्त डिलीवरी व्यक्ति मिला? उद्धरण चिन्ह एक मिल गया। जब गंभीर मामलों की बात आई तो लू सियुआन ने चंचल होना बंद कर दिया और ईमानदारी से कहा, वह एक सभ्य लड़का है, बहुत ईमानदार है, लेकिन उसके पैर में थोड़ी समस्या है। वह सेना में था और उसे चोट लगी थी, इसलिए वह थोड़ा लंगड़ा कर चलता है। जब तक इसका असर काम पर न पड़े, शायद इसलिए कि हेनान भी सेना में था। जैसे ही उसने सुना कि वह व्यक्ति सेना में था, वह अभी तक उससे मिली भी नहीं थी, लेकिन वह पहले से ही उससे संतुष्ट थी। यह कोई समस्या नहीं होगी। लू सियुआन बहुत आश्वस्त था और उसका लहजा प्रशंसा से भरा था। वह मेरे गांव से है, जिसका उपनाम दाजुन है। हम सभी उसे भाई जून कहते हैं। जब आपने पहली बार सब्जियों को वितरित करने में मदद करने के लिए किसी की तलाश करने का उल्लेख किया था, तो वह पहला व्यक्ति था जिसके बारे में मैंने सोचा था, लेकिन मुझे डर था कि वह मना कर सकता है, इसलिए मैंने इसका जिक्र नहीं किया। परीक्षा के बाद मुझे उससे मिलवाओ। ठीक है? शेन मियामियान ने सुझाव दिया। जरूर। अध्याय 373 संदेह। उन दोनों ने वेतन के मामले पर फिर से चर्चा की, और लू सियुआन ने सोचा कि चूंकि भाई जून एक सैनिक हुआ करते थे और उनकी चोटें उस समय की थीं, इसलिए वह उच्च वेतन की पेशकश करना चाहते थे। शेन मियामियान को कोई आपत्ति नहीं थी और वह खुशी खुशी उसके साथ समझौते पर पहुंच गया। मिडिल स्कूल की परीक्षा से एक दिन पहले पढ़ाई का तनाव इतना अधिक था कि हर कोई कुछ दबा हुआ महसूस कर रहा था। ली क्यूमी ने अपने कई वर्षों के शिक्षण अनुभव के आधार पर बहुत सारे विषयों का सारांश दिया जिनकी जांच किए जाने की संभावना थी, और यहाँ तक कि बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन वाले कुछ छात्रों को पाठ सुनाने के लिए स्पॉट चेक भी किया। स्पष्ट रूप से कहें तो उन्होंने अपना सारा ध्यान इन छात्रों पर केंद्रित किया। जहाँ तक उन लोगों की बात है जो पढ़ाई में कमजोर थे, उनके विचार में कुछ और अंक हासिल करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जहाँ तक शेन मियामियान और लू सियुआन का सवाल है, उसने बहुत पहले ही उन्हें छोड़ दिया था। इसके विपरीत चेन जी कहीं अधिक निष्पक्ष थे। परीक्षण किए जा सकने वाले कुछ विषयों पर चर्चा करने के बाद उन्होंने छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए कुछ समय दिया और उन्हें उन विषयों को लाने के लिए आमंत्रित किया जिनमें वे अच्छे नहीं थे, जिन्हें वह फिर से समझाएंगे। यह एक महान अवसर था, लेकिन कुछ छात्र अंतर्मुखी थे और पूछने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, जबकि अन्य ने हाई स्कूल में प्रवेश न पाने के लिए खुद को इस्तीफा दे दिया था और पूछताछ करने की जहमत नहीं उठाई। दोपहर की कक्षाएं जल्दी बीत गईं। लू सियुआन और शेन मियामियान ने अपना सामान पैक किया और कक्षा से बाहर चले गए। शेन मियामियान हमेशा की तरह लू सियुआन के अपनी गाड़ी को बाहर निकालने के लिए स्कूल के गेट पर इंतजार कर रहा था। तभी वह झोउ सियू से टकरा गया, जो झाओ शिनलान के साथ जा रहा था। वे साथ साथ चल रहे थे।
धीमी आवाज में किसी ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे थे जो उन दोनों को परेशान कर रही थी। उनकी अभिव्यक्तियां कुछ गंभीर थीं। इससे पहले कि उन्हें पता चलता कि वह वहां है, वे उससे टकराने ही वाले थे। तुम घर क्यों नहीं जा रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शेन मियामियान को देखकर झोउ सियू थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। मैंने तुमसे दोपहर में कहा था कि तुम्हें मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है, झाओ शिनलान ने तुरंत कहा। मेरे चाचा बाहरी लोगों को पढ़ाते नहीं हैं, इसलिए उनकी शिक्षाओं को खत्म करने के बारे में मत सोचिए। उन्होंने जो कहा उसे सुनकर शेन मियामियान को एहसास हुआ कि कोई गलतफहमी हो गई है। उसने व्यंग किया, तुम्हारी किस आंख ने देख लिया कि मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ? उद्धरण चिन्ह। फिर आप? झोउ सियू ने ये पूछने के लिए अपना मुंह खोला कि वह वहां क्यों थी, लेकिन इससे पहले कि शब्द उसके मुंह से निकल पाते, उसे एहसास हुआ कि वह पागल हो रही थी और स्थिति के बारे में सोच चुकी थी। जो शब्द निकलने ही वाले थे वो बदल गए। जब तक ऐसा नहीं है। ये कहने के बाद वह झाओ जिनलान के साथ गाड़ी को धक्का देकर जल्दी से निकल गई, इस डर से कि शेन मियामियान उसका पीछा करेगा। उन्होंने ये जांचने के लिए कोने में बेचैनी से पीछे देखा कि क्या शेन मियामियान अभी भी वहां है, और अंत में उसे स्थिर खड़ा देखकर राहत की सांस ली। लू सियुआन अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाता हुआ आया और देखा कि शेन मियामियान कुछ दूरी बनाकर वहां खड़ा है। उसने उसके माथे पर हाथ मारा। तुम क्या सोच रही हो? उद्धरण चिन्ह। मैं अभी अभी सियू से मिला। वह झाओ शिनलान के साथ ट्यूशन लेने जा रही है। शेन मियामियान ने लापरवाही से घटना का उल्लेख किया और पूछा, क्या झाओ शिनलान के कोई चाचा हैं जो पढ़ाते हैं? उद्धरण चिन्ह। यदि झोउ सियू के शैक्षणिक प्रदर्शन को 21वीं सदी में रखा जाए तो यह वास्तव में अच्छा माना जाएगा, लेकिन अब नंबर 3 मिडिल स्कूल में प्रवेश पाने की कोशिश करना थोड़ा कठिन था। फिर भी अपने पिछले जीवन में उसे नंबर 2 मिडिल स्कूल में भर्ती कराया गया था। उस समय वह हर दिन काम में व्यस्त रहती थी और उसके पास कई चीजों पर ध्यान देने का समय नहीं था, और उसे बहुत कुछ याद भी नहीं था। अब ऐसा लग रहा था कि कोई झोउ सियू को ट्यूशन में मदद कर रहा था, जिसने उसके ग्रेड में अचानक सुधार और नंबर 2 मिडिल स्कूल में उसके प्रवेश की व्याख्या की। हालांकि जहां तक वह जानती थी, झाओ जिनलान का कोई चाचा नहीं था जो शिक्षक था। झाओ जिनलान के व्यक्तित्व को देखते हुए, अगर उसके पास कोई होता तो वह निश्चित रूप से हर दिन इसके बारे में डींगे मारती। लेकिन वर्तमान स्थिति यह थी कि वे दोनों चोरों की तरह व्यवहार कर रहे थे। कक्षा में इसका बिल्कुल भी जिक्र नहीं कर रहे थे। मैं इसके बारे में बहुत निश्चित नहीं हूँ। लू सियुआन ने अपना सिर हिलाया। मेरे पास उस पर ध्यान देने का दिमाग कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। उसे झाओ शिनलान कष्टप्रद लगा। शेन मियामियान ने उस पर तिरछी नज़र डाली और अचानक महसूस किया कि कुछ गपशप जानने के वास्तव में फायदे हो सकते हैं, कम से कम जानकारी के अधिक स्रोत होने के संदर्भ में। अध्याय 374। वे मांस चाहते हैं। वह भी मांस चाहते हैं। झोउ सियू, जो अभी अभी शेन मियामियान से टकराई थी, अभी भी थोड़ा घबराई हुई महसूस कर रही थी। चलते समय वह लगातार पीछे मुड़कर देख रही थी। उसे डर था कि कहीं शेन मियामियान चुपचाप उसका पीछा न कर ले। आखिरकार उसने राहत की सांस ली जब वह एक कोने में मुड़ी और अब शेन मियामियान को नहीं देख सकी, और फिर उसने झाओ जिनलान को सोंग झेंगुओ के घर तक पहुंचाया। सोंग झेंगुओ के घर के दरवाजे पर खड़े होकर दोनों झिझक रहे थे। किसी में भी पहले प्रवेश करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उनके दिलों में तनाव को कम करने के लिए झाओ जिनलान ने पूछा, क्या आपने अपने परिवार को सब कुछ समझा दिया है? उद्धरण चिन्ह। मैंने किया। झोउ सियू ने सिर हिलाया।
लेकिन हम बहुत देर से नहीं लौट सकते। हमें अंधेरा होने से पहले वापस आना होगा। चिंता मत करो, हम अंधेरा होने से पहले वापस आ जाएंगे। झाओ झिनलान ने गहरी सांस ली और सहजता से बोलने की कोशिश की। चलो फिर जल्दी से अंदर जाएं। हमें अंकल सॉन्ग को इंतजार नहीं कराना चाहिए। झो सियू को ये टिप्पणी कुछ अजीब लगी। गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए वह और झाओ शिनलान आंगन में दाखिल हुए। सॉन्ग झेंगुओ अभी अभी हाथ में चॉपस्टिक लेकर रसोई से बाहर आया था और उन्हें देखकर उसकी आंखें तेज रोशनी से चमक उठीं। आपने अभी तक खाना नहीं खाया है ना? मैं बस खाना खाने ही वाला था। आप मेरे साथ क्यों नहीं आते? उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि वे उत्तर दे सकें, वह रसोई में वापस गया और चॉपस्टिक के 2 और जोड़े ले आया। झाओ जिनलान और झोउ सियू ने शुरू में मना करने का इरादा किया था, लेकिन मुख्य हॉल में पहुंचने पर और मेज पर चिकन मांस का आधा बेसिन और मीठी मूंगफली की एक डिश देखकर वे दोनों जोर से निगल गए। इनकार के शब्द उनके गले में अटक गए थे। उनके लिए उत्सव के दौरान भी इन व्यंजनों का अनुभव मुश्किल से होता था, इसलिए कोई केवल उनके प्रलोभन की कल्पना कर सकता था। सॉन्ग झेंगुओ ने उनके चेहरे के भावों को देखा और उसके चेहरे पर एक गंदी मुस्कान तैर गई। उन्होंने उन्हें चॉपस्टिक देते हुए बैठने का इशारा किया। तुम वहां किस लिए खड़े हो? बैठो और खाओ। उद्धरण चिन्ह। झाओ शिनलान और झोउ सियू ने एक दूसरे से नजरें मिलाईं और बिना किसी औपचारिकता के बैठ गए और खाना शुरू कर दिया। शुरुआत में वे कुछ हद तक आरक्षित थे, लेकिन थोड़ी देर के बाद उन्होंने आराम करना शुरू कर दिया, खासकर झोउ सियू, जिन्हें शायद इस बात का स्पष्ट अंदाजा था कि आगे क्या होगा। ये व्यंजन बच्चों को फुसलाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कैंडी की तरह थे। भले ही उसने उन्हें खाया हो या नहीं, उसे धोखा दिया जाएगा। तो अधिक क्यों न खाएं? चिकन का आधा बेसिन लगभग पूरी तरह से झोउ सियू और झाओ जिनलान द्वारा खाया गया था, जबकि सॉन्ग झेंगुओ ने केवल कुछ मूंगफली के साथ चिकन के कुछ टुकड़े खाए और शराब के कुछ शॉट्स पी लिए। थोड़ी शराब पीने के बाद उसकी आंखें और भी कामुकता से चमक उठीं। 2 15 या 16 साल की लड़कियों की छाती पर घूम रही थीं, जो अभी अभी विकसित हो रही थीं, जिससे उसका खून बहने लगा। वर्षों पहले हुई उस घटना के बाद से उनकी अध्यापन योग्यता छीन ली गई और उनकी पत्नी ने उन्हें तलाक दे दिया। तब से वह अकेले रह रहे थे। हर साल मिडिल स्कूल की परीक्षा के दौरान 1 या 2 युवा लड़कियों को धोखा देने के अलावा उसके पास कोई नहीं था। वे मांस की लालसा कर रहे थे और वह भी लालसा कर रहा था, ये देखकर कि उन्होंने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी है। वह बुरी तरह से मुस्कुराया। तुम्हारा खाना खत्म हो गया? उद्धरण चिन्ह। हाँ, उसकी नज़र पाकर झोउ सियू और झाओ जिनलान दोनों वास्तविकता में वापस आ गए। भोजन करते समय उन्हें जो खुशी महसूस हुई वह तुरंत गायब हो गई और वे डरे हुए और खोए हुए महसूस करने लगे। सोंग झेंगुओ, जो स्पष्ट रूप से इन मामलों में एक विशेषज्ञ है, हंसे और कहा, जब मैं पढ़ा रहा था, मेरे हाई स्कूल के अधिकांश छात्र मेरी कक्षाओं से आए थे, विशेष रूप से जिन्हें मैं पढ़ाना चाहता था। वे निश्चित रूप से हाई स्कूल में प्रवेश करेंगे। क्या आप जानते हैं क्यों? उद्धरण चिन्ह। क्यों? झोउ सियू की आंखें चमक उठीं। उसका दिल अनजाने में हिल उठा। उसे चिंता थी कि सोंग झेंगुओ शर्मीला हो सकता है, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ जब उसने भोजन के तुरंत बाद मुख्य विषय उठाया। झाओ शिनलान ने भी सोंग झेंगुओ को उम्मीद से देखा। अध्याय 375, 10 युआन के लिए एक छात्र। क्योंकि मैं संभावित परीक्षा प्रश्नों को पहचानने में अच्छा हूँ, सोंग झेंगुओ ने आत्मसंतुष्टि के साथ कहा, मैं 1 दशक से अधिक समय से पढ़ा रहा हूँ और उस अनुभव से
मैं हमेशा हर साल जूनियर हाई पाठ्य पुस्तकों का एक सेट खरीदता हूँ। अब जब मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे पास संभावित अंतिम परीक्षा प्रश्नों पर शोध करने के लिए और भी अधिक समय है। तो, क्या आपने इस सत्र की अंतिम परीक्षा के प्रश्नों का भी पता लगा लिया? झो सियू ने उसे ध्यान से देखते हुए अपने उत्साह को नियंत्रण में रखने की कोशिश करते हुए पूछा। इस तरह की निगाहों का आनंद लेते हुए सोंग झेंगुओ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक, मैंने उन्हें समझ लिया। अगले साल, मैं विशेष रूप से मिडिल स्कूल प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एक ट्यूशन क्लास शुरू करने की योजना बना रहा हूँ, जिसमें प्रति छात्र 10 युआन का शुल्क लिया जाएगा। प्रति छात्र 10 युआन? क्या सोंग झेंगुओ ने इसका उल्लेख इसलिए किया क्योंकि उसने उनसे 10 युआन चार्ज करने की योजना बनाई थी? झो सियू और झाओ जिनलान की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई क्योंकि उन्होंने एक नज़र का आदान प्रदान किया। फिर एक साथ बोले, हमारे पास कोई पैसा नहीं है। उनके परिवार उन्हें पढ़ाने पर इतना खर्च नहीं करेंगे। सोंग झेंगुओ ने 2 बार मुस्कुराया, अपने कप से वाइन का आखिरी घूंट लिया और कहा, आप दोनों भाग्यशाली हैं। मैंने अभी तक आधिकारिक तौर पर ट्यूशन क्लास शुरू नहीं की है, इसलिए यह मुफ्त है। फिर, उसके स्वर में बदलाव आया और उसने एक आह भरी और उदास हो गया और अपने निजी जीवन के बारे में बात करना शुरू कर दिया। जब से मुझ पर झूठा आरोप लगाया गया, मेरी पत्नी ने मुझे तलाक दे दिया और मेरे बच्चे ने मुझसे संपर्क करने से इनकार कर दिया। मैं अकेला हो गया हूँ। भले ही मैं काफ़ी अच्छी तरह से रह रहा हूँ, लेकिन कभी-कभी मैं अकेलापन महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाता। अंकल सोंग, निर्दोष हमेशा दोष से मुक्त होते हैं। जिन लोगों ने आपको फंसाया है उनका अंत अच्छा नहीं होगा। न्याय में देरी हो सकती है, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जाएगा, झाओ शिनलान ने गुस्से से कहा, जैसे कि वह वास्तव में सोंग झेंगुओ में विश्वास करती हो। सोंग झेंगुओ ने संतुष्टि में सिर हिलाया। ये देखकर झो सियू तुरंत चापलूसी के साथ शामिल हो गया। यदि आप सीधे खड़े हैं, तो टेढ़ी छाया से डरो मत। वे लोग सिर्फ आपकी शिक्षण क्षमताओं से ईर्ष्या करते हैं, डरते हैं कि आप उन पर हावी हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने आपको फंसाया है। आपका भरोसा होना ही मेरे लिए काफ़ी है। सोंग झेंगुओ ने काफ़ी सांत्वना देते हुए सिर हिलाया। उसने फिर से अपना कप उठाया। इस बार उसने सारी शराब एक ही बार में पी ली। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, और मुझे तुम्हारी ट्यूशन फीस नहीं चाहिए। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं तुम में क्षमता देखता हूँ। हाय स्कूल में तुम्हारा दाखिला मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम होगा। लेकिन ये कहना कि मेरा कोई स्वार्थी इरादा नहीं है, ये भी असत्य होगा। आखिरकार, कोई भी संत नहीं है। क्या हर किसी में थोड़ा स्वार्थ नहीं होता है? उद्धरण चिन्ह। जैसे ही उन्होंने ये कहा, वह उनकी प्रतिक्रियाओं को देखते हुए एक पल के लिए रुके, ये देखते हुए कि उनकी कोई खास प्रतिक्रिया नहीं हुई। उन्होंने जारी रखा, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो अकेलेपन से डरता है। यदि आप मेरे साथ रहना चाहते हैं और मुझ पर भरोसा करते हैं, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको हाई स्कूल में दाखिला दिया जाएगा। यदि आप इसके लिए मुझसे घृणा करते हैं, तो मैं आपको मजबूर नहीं करूँगा। आप अब वापस जा सकते हैं, और हम ऐसे व्यवहार कर सकते हैं जैसे हमारा मिलना कभी तय ही नहीं था। इसके साथ ही वह चुप हो गया और चुपचाप दोनों के निर्णय का इंतजार करने लगा। झो सियू और झाओ जिनलान ने अपना सिर झुका लिया, कोई आवाज नहीं की। फिर भी दोनों ने जाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। आने से पहले दोनों ने बहुत देर तक सोचा। यदि इसका मतलब हाई स्कूल में दाखिला लेना है, तो थोड़ा समझौता करने से क्या फर्क पड़ता है? जब तक वे इसके बारे में बात नहीं करते, किसी को पता नहीं चलता। एक बार हाई स्कूल में दाखिला लेने के बाद,
भले ही वे विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं कर पाए, अगर वे शहर में काम करते हैं तो उनके पास तरजीही रोजगार के अवसर होंगे, और अगर वे किसी शहरी लड़के के साथ डेट करने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली होते तो उन्हें इस मनहूस जगह पर कभी वापस नहीं लौटना पड़ता। थोड़ी देर इंतजार करने और दोनों की ओर से कोई हलचल न देखने के बाद सोंग झेंगुओ ने अपनी आंखों में अनुचितता की चमक के साथ एक धूर्त मुस्कान दी। वह उठकर भीतर वाले कमरे में लौट आया। कुछ ही समय बाद वह एक हस्तलिखित परीक्षण पेपर लेकर बाहर आया और उसे झोउ सियू को सौंप दिया। आप यहाँ इस पर काम करना शुरू कर सकते हैं। जो कुछ भी आप नहीं जानते उसे खाली छोड़ दें, और बाद में मैं आपको ये समझाऊंगा। अंकल सोंग, और मेरे बारे में क्या? उद्धरण चिन्ह। झाओ झिनलान का चेहरा झींगा की तरह लाल हो गया जब उसने सोंग झेंगुओ की ओर देखा और फिर जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया।